हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है हमारा कि सेकंड मैरिज करने से पहले आपको किन किन बातों का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है। तो आज की वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो स्क्रॉल करके सारे वीडियो जरूर देख लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर भी जाकर जरूर देख लेना। हमारी सारी वीडियो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर होती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जब भी आप सेकंड मैरिज का प्रपोजल आपको आ रहा है या आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले ना आपको कुछ चीजें ध्यान में रख लेनी है, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपके पार्टनर, अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ए और बी, यानी कि हस्बैंड ए है, वाइफ बी है। तो अगर ए का प्रपोजल आपको आ रहा है तो वाइफ के साथ सेपरेशन हो गया है, वाइफ की डेथ हो गई है, खुला हो गया, तलाक हो गया है, या फिर वो आना ही नहीं चाहती है, कई सालों से अपने घर बैठी है, तो पहले इन चीजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कैसे जांच पड़ताल करें, हम तो करते हैं लेकिन बाद में धोखा मिल जाता है। तो देखिए, लड़की की शादी करके दे रहे हैं, वो भी दूसरी बार, या लड़की दूसरी बार अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है, तो आपको क्या ध्यान देना है। आपको सबसे पहले उनका डिवोर्स पेपर लेना है, वो भी कोर्ट का डिक्री। अगर वो आपको कहीं से कुछ फतवा वगैरह उठा के लाकर देते हैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि आजकल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पर मुल्ला मुफ्ती बैठे हैं। मेरे पास रिसेंटली अभी एक ऐसा केस आया था, आज से 2 साल पहले, जिसमें एक लेडी ने अपने पहले हस्बैंड का फतवा बनवाकर एक खुलानामा ले ली थी और दूसरे वाले शौहर से उसने शादी करी, उसी मौलाना को लाकर निकाह करवाई और उस मौलाना ने निकाहनामा बनाकर दे दिया। अब बाद में उन दोनों का डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के बाद में उसी मौलाना के थ्रू उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ये मैटर ना कम से कम उनका 2021 से लेके 23 तक चला। अब इस मैटर में कई लोगों ने अपने अपने हाथ साफ किए, क्योंकि बेचारे इस मैटर को हाईलाइट भी नहीं करना चाहते थे बदनामी के डर से, तो वो किसी को बता भी नहीं थे, खास पहचान वालों को। अब पहचान वाले भी उनसे 5,000, 10,000, 15,000 ले रहे, सॉर्ट आउट करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं कर पा रहे। आखिर वो मैटर घूम घाम के मेरे पास आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं विदाउट पेपर कोई बात ही नहीं करती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए, जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे मैं आपको कभी कोई एडवाइस ही नहीं करूंगी। तो मैंने जैसे ही निकाहनामा देखा तो मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया कि ये निकाहनामा और ये खुलानामा सेम मुल्ला ने बनाया है और सेम उसने बनाया, लेकिन दोनों पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आपके लेटर हेड पे, मुफ्तियों के रजिस्टर्ड लेटर हेड पे नंबर होता है, वो नहीं है, प्रॉपर एड्रेस नहीं है। जैसे ही हमने उसको कॉल किया तो वो बात करने को तैयार नहीं, डर रहा है, मैं बात करूंगा तो उस लेडी से बात करूंगा। फिर वो लेडी धमकी दी कि मैं अपने सेकंड हस्बैंड को मैं तुझे रेप केस में फंसा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। वो बॉम्बे की थी, मैं बॉम्बे से फोन करवा रही है, ये पुलिस से वो पुलिस से। फिलहाल फिर मैंने पुलिस से बात किया, हमने बोला हम आ रहे हैं। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद फिर हमने जो उनका मतलब हर जगह अलग डिपार्टमेंट, जैसे पूना में आप देखेंगे तो भरोसा सेल है, वैसे ही पुणे में वुमेन प्रोटेक्शन का अलग डिपार्टमेंट है। हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। देखिए, आपके पास एक अच्छा एडवोकेट होगा, एक लीगल गाइडेंस देने वाला कोई होगा, तो वो आपको बताएगा कि लीगल रास्ता क्या है। ये उन लोगों ने 2 साल तक नहीं किया था। फिर वहां जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, वो लेडी भी फ्रॉड है। इवन तो पुलिस ने ही बोला कि वो लेडी भी फ्रॉड है, हमको पता है, और वो मौलाना भी फ्रॉड है, तो आप लोग इस मैटर से लीगली ही निकल जाओ। और उसके बाद में आज तक मेरे उस क्लाइंट को वो लेडी ने ना ही फोन किया है, ना ही मैसेज किया है, ना ही कोई कोर्ट केस किया है, ना ही FIR किया है, और उस पर कभी FIR होगी भी नहीं, क्योंकि हमने उस मैटर को वहां जाके सॉर्ट आउट कर दिया पुलिस को पूरा मैटर समझाकर, क्योंकि वहां पर वो लोग खुद फ्रॉड में हैं। तो अब आप समझे तो आपको क्या करना है। मैं क्यों आपको बोलती हूँ कि छोटे मोटे मुल्ला मुफ्ती के पास से फ्रॉड होने की चांस है, कि हर कोई फ्रॉड नहीं है, बट इन्हीं के नाम से कोई ना कोई फ्रॉड कर जाता है। तो आप, अगर आपके पार्टनर के पास में किसी क्वालिफाइड सर्टिफाइड शरअ काजी का, किसी भी स्टेट का, यूपी का, बिहार का, गुजरात का, कहीं के भी शहर काजी का सर्टिफिकेट है, उसे लेके एक बार ऑथेंटिफिकेशन करवा लीजिए लीगल गाइडेंस लेकर कि ये ट्रू है क्या। उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए कि गूगल का ज़माना है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो ये ले लीजिए, या तो डिवोर्स पेपर ले लीजिए, या अगर डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट ले लीजिए। डेथ किस वजह से हुई है वो उनके डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, उनकी जो भी रिपोर्ट्स होगी उसमें मेंशन होगा। थोड़ी बहुत आजू बाजू में इंक्वायरी कीजिए। ये हो गया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, मैं तो बोलूंगी इन चीजों को आपके सेकंड निकाह में पीछे पेपर लगा के, 2 एक्सटेंशन पेपर लगा के, एक्सबाइट करके आप इसको अटैच करवा लीजिए, जिसमें स्टैम्प पेपर रख लेना, और जब वो गवाह के साइन होंगे, जो होंगे, ये सब रख लेना। क्या होनी चाहिए वो सुनिए।
सबसे पहले अगर ए और बी यानी कि हस्बैंड वाइफ दो में से जिनके भी बच्चे हैं तो बच्चों को कौन संभाल रहा है, कौन खर्चा दे रहा है, जो भी आपकी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक यानी कि हस्बैंड के बच्चे हैं तो वाइफ उनका टेक केयर करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड शादी क्यों कर रहा है कि मेरे बच्चों को एक माँ मिले। और अगर वाइफ के पास ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनका ध्यान कौन देगा, हस्बैंड देगा, क्योंकि अब हस्बैंड ही उसका गार्जियन है तो बच्चों का भी अल्टीमेटली गार्जियन वही होगा। तो क्या वो बच्चों को अडॉप्ट कर रहा है, क्या वो बच्चों के नाम पे आगे चल के कुछ देने वाला है, लड़की है तो शादी करवाने वाला है, लड़का है तो उसकी फर्दर स्टडी कराने वाला है। तो ये सारी चीजें यानी कि वो एक बाप बनकर क्या उनके हुकूक अदा करने वाला है। देखिए पहले ही ये चीजें कर लीजिए, ये मत सोचिए नहीं पहले शादी कर लेते फिर मैं उसके अपना बना लूंगी और फिर कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी शादी में बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, तो पहले आप इन्हें पॉइंट को नोट डाउन करके इनका एक अच्छे से लीगल पेपर बनवा लीजिए। आपके निकाहनामा में पीछे इन कंडीशन को ऐड कर लीजिए कि मेरे बच्चे कौन देखेगा, क्या होगा, मेरी मेहर क्या होगी, आगे फ्यूचर में अल्लाह ना करे अगर मुझे वापस से डिवोर्स होती है या कुछ होता है तो उसका मुझे क्या ये कंपनसेट करेगा आगे चल के, या अल्लाह ना करे दो में से कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बच्चे तो दर बदर नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है ना उस सिचुएशन को नोट डाउन करके आपको जितने भी आगे के लिए डर है, खदशात है कि मेरे लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं, अपने सारे डर को लिख कर एडवोकेट को मिलके पॉइंट बनाकर और फिर आप सेकंड मैरिज के निकाहनामा में इसको ऐड करवाइए। देखिए जो जेन्युइन होगा लड़का या लड़की वो जरूर उन पॉइंट को एक्सेप्ट करेगा। आप कोई डिमांड नहीं कर रहे, आप आपकी जिंदगी के फैसले के बारे में अपने शौहर को या अपनी बीवी को ऐड कर रहे हैं। सेम हस्बैंड अगर वो वाइफ को ला रहा है तो वो कंडीशन में क्या लिखवाएगा, वो भी अपनी वाइफ से सेम डॉक्यूमेंट मांगेगा कि तलाक हो गई है, डेथ हो गई है, व्हाटएवर जो भी है, और उसे ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड पे कभी केसेस किए थे। अगर उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड पे केसेस किए थे तो कौन कौन से केसेस किए थे और वो केसेस में कितनी सच्चाई थी, क्या थी, इनको पहले अच्छे से जान लेना, वरना ये ना हो वहां पे एक केस झेला है अगली बार आप पे दूसरा केस भी हो जाएगा। तो ये चीज़ों को देख लेना। उसके बाद में आप क्या करना, उससे भी पॉइंट लिखवा लेना कि तेरा काम ये रहेगा शादी के बाद मेरी, मेरे माँ बाप की या मेरे बच्चों की जो भी ये खिदमत गुजारी करना। अगर वो नॉन वर्किंग है, अगर वो वर्किंग वाइफ है तो ठीक है, उसके काम के अलावा इस पर भी एक मैटर मेरे पास में था कि सेकेंड मैरिज थी और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे। अब वाइफ वर्किंग थी, अब हस्बैंड को टेंशन था कि इसने पहले हस्बैंड से डिवोर्स क्यों ली, हो सकता है इसका अफेयर रहा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हस्बैंड सोच रहा है, अब वाइफ जॉब नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि वाइफ की एक बेटी है, वो सोचती है कि मैं इस हस्बैंड पे कितना बोझ डालूं, इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होता है बाद में हम कश्मकश में, टेंशन में रहने के बाद में इन चीजों को ना हम हमारी सेकेंड मैरिज पे फोकस कर पा रहे हैं, ना बराबर घर बसा पा रहे हैं, ना बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं। तो इसके लिए आप दोनों को पहले ही बैठ के एक पेज पे आके डिसाइड कर लेना है। तो ये समझ में आ गया। तीसरा, निकाहनामा के अंदर ना हमेशा एक क्लॉज रखवाइए कि कल को हमारी शादी नहीं सक्सेसफुल किसी भी रीजन से, हमने जो भी रीजन लिखवाए हैं और हम दोनों फुलफिल नहीं कर पा रहे, हम दोनों एक दूसरे को एटलीस्ट 6 मंथ का सेपरेट होकर टाइम देंगे, विदाउट केसेस किए, विदाउट प्रेशर किए, विदाउट एनी मतलब कोई धमकी दिए, और उसके बाद में भी हमको लगता है कि हम लोग नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे तो हम दोनों म्यूचुअली अलग हो जाएंगे। जो भी है वो आप कंपनसेशन पहले ही डिसाइड कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मेरे पास इतने सारे मैटर्स हैं ना सेकेंड मैरिज के ऊपर, और सेकेंड मैरिज डिसॉल्व हो रही है छोटी छोटी बातों पे। या तो लोग कॉल करते हैं सेकेंड मैरिज के लिए जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। इंपॉर्टेंट थिंग मैं भूल गई, अगर आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपका पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ 99% फ्रॉड है। उन चीज़ों में आप ज़रूर उनके घर तक जाइए, आसपास में इंक्वायरी कीजिए, उनके जॉब, उनके ऑफिस जाइए, उसके बाद ही रिश्ता कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आ गई है, आपको लगता है कुछ और पॉइंट है जो नहीं कवर किए गए, कवर करने चाहिए, या आपको लगता है कि मैं आपको लीगल गाइडेंस दूं किसी भी बारे में, आपकी शादी को बचाने के लिए, आपकी शादी को ब्रेक करने के लिए, आपकी शादी को सॉर्ट आउट करने के लिए, आपके सेकेंड मैरिज के रिलेवेंटली या आपकी कस्टडी के रिलेवेंटली, तो ज़रूर आप मुझे मेरे अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह यहाँ दिए हुए हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अगर
इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको टाइम निकाल के उस कमेंट का प्रॉपर्ली रिप्लाई करूंगी। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई भी मिल जाएगा, और अगर कोई व्यूअर्स जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उस कमेंट को पढ़कर उनको भी समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन में कैसे उन्हें हैंडल करना है, इस सिचुएशन का रिप्लाई क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लीगल नॉलेज के साथ।